हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नीरज और पायल के प्यार की। दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। कुछ गलतफहमी के कारण दोनों अलग अलग हो गए। क्या ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं, आगे हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगले दिन सलोनी माँ के साथ रिया के कॉलेज गई। रिया कैंप में ही थी। नीरज मरीजों को चेक कर रहा था, तभी उसके पास सलोनी माँ को लेकर आई। नीरज मुंह नीचे किए फॉर्म भर रहा था। उसने पूछा, हाँ जी, क्या नाम है? जी, कमला देवी, माँ बोली। क्या तकलीफ है? डॉक्टर, इनकी जोड़ों में दर्द रहता है, सलोनी ने कहा। सलोनी की आवाज़ सुनते ही नीरज ने सर ऊपर उठाया। वो पायल को देखकर हैरान रह गया। उसने सलोनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पायल, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सलोनी ने हाथ छुड़वाते हुए कहा। ये क्या कर रहे हो आप? मेरा नाम सलोनी है। मैं किसी पायल को नहीं जानती। देखो पायल, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, पर तुम मुझे इस तरह से सजा नहीं दे सकती। तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और पापा की क्या हालत है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सलोनी ने माँ से कहा, माँ चलो यहाँ से, ये डॉक्टर तो कमीना है, एक बार कह दिया इसे समझ ही नहीं आता। सलोनी वहाँ से निकल आई। रिया भी तब तक वहाँ आ गई थी। नीरज उसके पीछे भागा, पर सलोनी टैक्सी लेकर निकल गई थी। रिया ने नीरज को सलोनी के पीछे भागते देखा। उसने नीरज को रोक कर पूछा, डॉक्टर क्या बात है, आप क्यों उनके पीछे ऐसे भागे? वो मेरी पत्नी है पायल। मुझसे नाराज होने की वजह से मुझे न पहचानने का नाटक कर रही है। अब फिर गायब हो गई। अब कहाँ ढूंढूं उसे? नीरज ने परेशान होते हुए कहा। आपकी पत्नी? क्या आपके पास इस बात का सबूत है? मेरा मतलब कोई तस्वीर? हाँ, ये देखो। सलोनी ने अपने पर्स में रखी पायल की तस्वीर दिखाई। रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे जिस बात का डर था वही बात हो गई थी। सलोनी के घर वाले मिल गए थे, पर वो शेखर की खातिर चुप रही। उसने सोचा, पहले शेखर से बात करूंगी, फिर नीरज को जवाब दूंगी। रिया ने नीरज से कहा, डॉक्टर, मुझे आपसे हमदर्दी है, पर हो सकता है कि वो आपकी पत्नी न हो, बस उस जैसी दिखती हो। कहकर रिया वहाँ से चली गई। नीरज वहीं खड़ा सोचता रहा। हाँ, ऐसा ही होगा, वरना पायल कभी इतनी देर तक नाराज नहीं रहती, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करती। रूठती, मुझसे झगड़ती, पर ये मेरी पायल ही थी। मेरी आंखें धोखा खा सकती है, पर मेरा दिल नहीं। वो तस्वीर देखकर रो पड़ा। पायल, कम से कम ये तो पता लग गया कि तुम जिंदा हो। वो कैंप में वापस चला गया। रिया दूर छुपकर नीरज को देख रही थी। उसने अपने सर से डॉक्टर के हॉस्पिटल का नाम पूछा। सर, ये डॉक्टर किस हॉस्पिटल से आए हैं? मुझे अपनी माँ को दिखाना था। ये सिटी हॉस्पिटल से आए हैं। इनका नाम डॉक्टर नीरज है, सर ने बताया। थैंक यू सर। रिया अपनी काम में लग गई। फ्री होने पर उसने शेखर को फ़ोन किया। हेलो भैया, माँ और सलोनी आए थे आज, पर पता है क्या हुआ? मुझे कैसे पता मेरी माँ? वो यहाँ एक डॉक्टर नीरज थे, वो सलोनी को पायल कह रहे थे और बहुत ही इमोशनल थे। सलोनी माँ को लेकर भाग गई। वो पीछे बहुत दूर तक गया। मैंने पूछा तो उसने बताया कि सलोनी उसकी वाइफ पायल है। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाई। भैया, अब हम क्या करेंगे? सच, एक दिन तो ये होना ही था। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शेखर ने तय किया कि सलोनी को सब सच बता देगा, फिर सलोनी जो ठीक समझे। सलोनी के जाने से उसे दुख तो होगा, पर सलोनी के लिए खुशी भी। वो अपने परिवार में चली जाएगी। सलोनी सारे रास्ते नीरज के बारे में सोच रही थी। उसने मुझे अपनी बीवी क्यों कहा? उसने उसके साथ बैठी माँ से पूछा, माँ, क्या वो डॉक्टर सही कह रहा था? क्या मैं सलोनी नहीं, पायल हूँ? क्या मैं उसकी पत्नी हूँ? नहीं नहीं, तू हमारी सलोनी है, वही सलोनी जो शेखर का बचपन का प्यार है, जो मेरी बहू बनेगी। वो डॉक्टर तो झूठ बोल रहा होगा। भला तुम पायल कैसे हो सकती है? माँ को हकीकत पता नहीं था, बस जो शेखर ने बताया उसे वही सच लगता था। शाम को जब शेखर घर आया तो सब यही बातें कर रहे थे। शेखर ने बात न पता होने का नाटक करते हुए पूछा, भाई क्या बात है? लगता है कुछ ज़बरदस्त हुआ है। शेखर, आज रिया के कॉलेज में कैंप में एक डॉक्टर ने सलोनी की बाह पकड़ ली। कहता कि तुम मेरी पायल हो, माँ ने बताया। सलोनी, तुम्हें क्या लगा? शेखर ने सलोनी से पूछा। शेखर, मुझे बुरा लगना चाहिए था, मैं वहाँ से भागी भी, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मुझे उसके आंसू देखकर रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। सलोनी और माँ, मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी थी, आज बताता हूँ। सलोनी, तुम्हें
हमने नहर से निकाला था। जब तुम्हें होश आया तो पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हें ऐसे ही कैसे छोड़ देता, सो मैंने झूठ बोला कि तुम्हारा नाम सलोनी है। अब हो सकता है वो डॉक्टर सच बोल रहा हो। ऐसा करते हैं, कल तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, शेखर ने बताया। पर मैं नहर में आई कैसे? क्या मैं मरना चाहती थी? मगर क्यों? वो डॉक्टर जो मेरा पति होने का दावा कर रहा था, वो कुछ कह रहा था कि मेरी गलती थी। तो क्या हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था जिस कारण मैंने ये कदम उठाया? शेखर, अगर ऐसा है तो मुझे उसके साथ नहीं जाना। तुम्हारी बात ठीक है। ऐसा करते हैं, मैं इसके पिछले हॉस्पिटल का पता लगाता हूँ, वहाँ जाकर पता करेंगे और तुम्हारी माँ बाबा का भी पता लग जाएगा, शेखर ने कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन शेखर सिटी हॉस्पिटल जाकर नीरज के बारे में पता करने आया। उसने आकर सलोनी को बताया, वो दिल्ली के पास का रहने वाला है, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। कल शनिवार है, कल चलेंगे, शायद कुछ पता लग जाए। ठीक है। उस रात शेखर बालकोनी में घूमता रहा। उसे सलोनी के संग बिताए दिन याद आ रहे थे। वो अपने दिल का दर्द किसे दिखाए? वो अकेला रो रहा था। उसे पता था कि सलोनी के घर वाले उसे रख लेंगे। माँ को भी उसके टहलने के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसका बेटा सलोनी को कितना चाहता है। उसने देखा था जब सलोनी बेहोश पड़ी थी, तब ये कितना बेचैन था। इसने कितने दिन खाना नहीं खाया, पर माँ उसके पास नहीं जाना चाहती थी, जिससे वो कमज़ोर हो जाता। उधर रिया और सलोनी भी रात भर बातें करते रहे। रिया ने कहा, देखो दीदी, अगर कोई न पहचानता हो, मेरा मतलब आपके घर का कोई भी न मिले तो वापस आ जाना। ये तुम्हारा घर है। जानती हूँ। अगली सुबह सलोनी माँ और रिया से विदा लेकर शेखर के साथ अपने घर को चल दी। दोनों चुप थे। फिर शेखर ही बोला, देखो, ये कभी मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। जब भी तुम्हारा रोने का मन करे तो ये कंधा हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है। अपने पास नंबर लिख लेना। तुम्हारा पूरा परिवार है यहाँ। हाँ, अब ज़्यादा इमोशनल मत करो। रात में रिया भी यही सब बातें कर रही थी। मुझे पता है, अगर कोई भी न हुआ तो तुम ज़रूर होंगे। वो हॉस्पिटल पहुँच गई। वहाँ वो जैसे ही नीरज के डिपार्टमेंट में पहुँचे, सबने पायल को पहचान लिया। सब उसे हैरानी से देख रही थी। अब 1 साल से गायब बंदा अचानक वापस आ जाए तो सब हैरान होंगे ही। रोहन सर्जरी कर रहा था। नर्स रीना उन्हें स्टाफ रूम में बिठा गई। तभी वहाँ नर्स मागची आ गई। मागची डॉक्टर नीरज को दिल ही दिल में चाहती थी। पायल के जाने के बाद उसे लगा था कि वो नीरज को पा लेगी, इसलिए उसने भी उसी शहर के लिए तबादला अप्लाई कर रखा था जहां नीरज गया था। पर आज पायल को देखकर उसके सारे अरमान मिट्टी में मिलते दिखे। पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि पायल को कुछ भी याद नहीं है। उसने पायल से वहीं रुकने को कहा। डॉक्टर रोहन अभी आ जाएंगे, आप यहीं वेट कीजिएगा। वो जाने लगी तो शेखर ने रोका, आप डॉक्टर नीरज को जानती हैं? जी हाँ, हमने 4 साल साथ में काम किया है। कैसे नहीं जानती होंगी मैं उन्हें। मुझे तो उनकी एक एक बात पता है। मैं कुछ बोलूँगी तो मैडम नाराज़ हो जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम है। उसकी बातों ने दोनों को कुछ शक में डाल दिया। मागची ने बाहर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमी को फ़ोन करके बुलाया और उसे बताया कि पायल आई हुई है। उसने सिमी को अच्छी तरह से सिखा कर कहा, जैसे मैंने समझाया है वैसा ही करना। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें मैंने भेजा है। नीरज को पाने का यही तरीका है। सिमी अंदर आई। अंदर शेखर और पायल को देखकर अदब से बोली, नमस्ते जी, आपको किससे मिलना है? हमें डॉक्टर रोहन से मिलना है। डॉक्टर नीरज के बारे में जानकारी चाहिए थी। आप जानती हैं डॉक्टर नीरज को? हाँ जी, बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। पर अचानक उनकी वाइफ को क्या हुआ? अक्सर झगड़ा रहता था दोनों में। हमें भी तब पता चला जब वो यहाँ स्टाफ रूम में कई कई दिन रहते थे। आपको अंदर की बात बताऊं, वो जो मागची है ना, मैंने सुना है उससे चक्कर था डॉक्टर का, तभी तो यहाँ रहते थे। झगड़े तो होने ही थे। मागची और वो सारे आम रहते थे। कहते हैं डॉक्टर ने यहाँ इसी रूम में मागची को प्रपोज किया था और उनकी वाइफ ने देख लिया और उसने उसी दिन नहर में कूद कर खुदकुशी कर ली। सलोनी और शेखर बैठे बैठे सुनते रहे। सलोनी को जिस बात का डर था वही हुआ। उसका पति धोखेबाज था। शेखर कुछ और सोच रहा था। उसने पूछा, अगर ऐसा था तो नीरज ने तबादला क्यों कराया? सब दिखावा है। पुलिस उसे तंग कर रही थी कि उसकी वजह से उसकी पत्नी मरी है और मौत का कारण ढूंढ रही थी, इसलिए तबादला करा दिया और पुलिस को कह दिया कि
मेरी पत्नी के बिना दिल नहीं लगता, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही होते हैं, अगर इंजाम साबित हो जाता तो उसका डॉक्टरी लाइसेंस रद्द हो जाता, कैरियर ख़त्म हो जाता। चलो हमें क्या लेना, पर आप क्यों पूछ रहे थे? बस वैसे ही। सलोनी की आंखों में आंसू थे। शेखर ने चुप कराया। सलोनी रो मत, तुम्हारे घर का पता पूछकर तुम्हारे माँ बाप के पास चलते हैं। तभी रोहन आ जाता है। अरे भाभी, आप कहाँ थी? नीरज ने आपको ढूंढने की पूरी कोशिश की, आपके बिना उसका बुरा हाल है, उसने हमें भी छोड़ दिया। मैं अभी नीरज को फ़ोन करता हूँ। देखिए, असल में इन्हें कुछ याद नहीं है। क्या आप इनके माँ बाप का पता बता सकते हैं? अच्छा, क्या इन्हें कुछ भी याद नहीं? भाभी, नीरज आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसने ये कभी नहीं माना था कि आप इस दुनिया में नहीं है। जबकि आपके पेरेंट्स ने आपकी आत्मा की शांति के लिए सारी रस्में की, पर इसने कभी नहीं माना। फिर उसने कागज़ पर पता लिखा और उन्हें दे दिया। ये आपके घर का पता है। चलिए कैंटीन चलते हैं, कुछ चाय पानी हो जाए। नहीं थैंक यू, हमने अभी चाय पी ली है। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, सलोनी ने कहा। वो रोहन के बताए पते पर आए। बेल बजाई तो अंदर से 25 की उम्र की एक लड़की आई। दरवाज़ा खोलते ही जोर से चिल्लाई, माँ माँ। वो पायल से लिपट गई और रोने लगी। दीदी कहाँ थे आप? उसकी माँ भी दौड़ी आई। क्या हुआ? पायल को देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाई और वहीं जम गई, मानो उनकी धड़कन रुक गई हो। माँ देखो, दीदी आ गई। जीजा जी कहते थे ना दीदी जिंदा है, देखो आ गई। उसने पकड़कर माँ को हिलाया। माँ को थोड़ा होश आया और वो पायल से लिपटकर रोने लगी। मेरी बच्ची, कितना याद किया तुझे। तेरे पापा को तो बुरा हाल है, रोज़ तुझे याद करते रोते रहते हैं। पिंकी पिंकी, फ़ोन तो कर पापा को, और हाँ भाई को भी कर दे। चल बेटा अंदर चल, आ जाओ। आओ बेटा आप भी अंदर। सलोनी आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पापा और भाई भी आ गए थे। सब बहुत रोए। शेखर ने सबको सलोनी से मिलने की कहानी सुनाई। रोहन ने नीरज को फ़ोन कर दिया था। शाम तक वो भी आ गया था। सब इकट्ठे बैठे थे। शेखर ने सलोनी से कहा, सलोनी अब मैं चलता हूँ, माँ और रिया वेट कर रहे होंगे। सलोनी ने शेखर का हाथ पकड़ लिया। शेखर, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं इन सब के बीच बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। सबका मन दुखी हो गया। नीरज ने पायल के पास आकर कहा, पायल देखो, ऐसा नहीं कहते। ये सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारा अपना परिवार है, इन्हें जाने दो। नीरज को देखकर पायल को सिमी की कही हुई बात याद आ गई। उसने नीरज का हाथ झटक कर शेखर को गले लगा लिया और रोने लगी। शेखर ने उसे अलग किया और बोला, अच्छा ठीक है, आज मैं रुक जाता हूँ क्योंकि कल संडे की छुट्टी है, पर मुझे कल मत रोकना। पायल ने शेखर का हाथ पकड़ रखा था, जिसे देखकर नीरज को बहुत बुरा लग रहा था। उसने शेखर से कहा, पायल को बचाने और अपने पास रखने के लिए शुक्रिया। आपको बहुत परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हर जगह इसकी तलाश की, पर पता नहीं था कि ये ऐसे मिलेगी। शेखर बोला, देखिए आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने इसे इसलिए नहीं बचाया कि ये आपकी पायल है। मैंने इसे डूबते देखा और बचा लिया। इसकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। वैसे ये बहुत अच्छी है, जल्दी ही सबसे घुल मिल गई थी। मेरी माँ और छोटी बहन तो इन्हें आने ही नहीं दे रही थी। दोनों 2 दिन से रोए जा रही है। उन्हें ले आना कभी मिलाने। आपकी माँ को तो देखा था मैंने, उस दिन आई थी पायल के साथ। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। पायल को उसका परिवार घेरे बैठा था। शेखर को रेस्ट कराने को कहकर नीरज भी पायल के पास आ गया। पायल उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। नीरज की आंखें बस उस पर ही टिकी थी। उसका दिल कर रहा था कि काश वो दोनों अकेले होते तो उसे कसकर गले लगा लेता और खुद से कभी दूर न होने देता। वो पायल से शुरू से ही प्यार करता था, पर उसे पता नहीं था कि उसकी जुदाई उसे दीवाना बना देगी। उसकी नज़रें पायल के चेहरे से हटी नहीं रही थी, पर पायल उसे देख भी नहीं रही थी। नीरज से उसकी बेरुखी देखी न गई। उसने पायल से पूछा, तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था उस दिन? देखिए आप कौन हैं, मैं नहीं जानती आपको। ये मेरे माता पिता हैं और ये मेरा भाई और बहन। ये सब मेरे अपने हैं, बस आप ही मेरे कोई नहीं है। नीरज को झटका लगा, पर वो कुछ कहता कि पापा बोल पड़े, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारा पति है नीरज। जब से तुम गई हो इसने हमारा बहुत ख्याल रखा। चलो सब इन्हें आपस में बातें करने दो, हम शेखर के पास चलते हैं।
सबके जाते ही नीरज पायल के पास आया। वो पायल को गले लगाना चाहता था पर पायल बोली, मेरे करीब मत आना, तुम इन सबको बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं। पायल ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया है? तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ था जिस कारण से मैंने ये कदम उठाया था? मुझे हॉस्पिटल में किसी ने बताया था तुम्हारा अफेयर है किसी से। कैसी बातें कर रही हो तुम? किसने कहा ये सब तुमसे? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और करता रहूँगा। देखो हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, हम में भी होते थे। यहाँ तक कि तुम्हारी सुसाइड करने की बात है, वो गलत है। मैं नहीं मानता तुम इतनी कमज़ोर नहीं थी और कोई सुसाइड करने वाला अपने साथ अपनी शादी की तस्वीर नहीं रखता। सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे ही पता है कि मैंने 1 साल कैसे गुजारा। कहकर नीरज रो दिया और पायल के सामने नीचे बैठ रोते हुए, पायल तुम मेरे प्यार को कैसे भूल सकती हो? पायल का दिल भी भर आया पर वो बोली, देखो मुझे जब तक कुछ याद नहीं आता तब तक आपको हमारा रिश्ता भूलना होगा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, हम नए सिरे से रिश्ता बनाएंगे। चलो हम दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत करते हैं। हेलो, आई एम नीरज, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नीरज ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। पायल ने कुछ सोचने के बाद उससे हाथ मिला लिया और बोली, ठीक है, आज से हम दोस्त। दोनों मुस्कुरा दिए। शेखर के पास पायल का सारा परिवार बैठा था पर शेखर का मन अशांत था। वो सोच रहा था कि पायल और नीरज क्या बातें कर रहे होंगे। उसे कई ख्याल आ रहे पर वो इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था कि नीरज उसका पति है। तभी पायल और नीरज वहाँ आ जाते हैं। पिंकी चाय बनाकर लाती है। सब चाय पीने के बाद सोने चले जाते हैं। पायल अपनी बहन पिंकी के कमरे में सो गई थी। शेखर और नीरज पायल के भाई पंकज के कमरे में सोए थे। पिंकी ने पायल को बताया, दीदी पता है जब तुम गुम हुई थी तो जीजा जी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते रहे। जिस दिन हमने तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई तो वो पिताजी से बहुत लड़े। वो अंत तक नहीं माने कि तुम नहीं रही। सच्ची दीदी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। उसी प्यार की बदौलत तुम वापस आ गई। तुम बहुत बड़ी फ़ैन हो अपनी जीजा की। तुम्हें पता यहाँ आने से पहले मैं कितनी डर रही थी कि जाने कैसे लोग होंगे, कैसे बिहेव करेंगे। पर सच कहती हूँ बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। जहाँ तक नीरज की बात है, हमने तय किया कि जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती हम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे। पायल ने कहा, दीदी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी ये शेखर कैसा है? इसकी बातों से लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता है। क्या ये सच है? इसने कई बार कहा है याददाश्त आने के बाद अगर तुम हाँ करो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। पर मेरे मन में कभी उसके लिए ऐसा एहसास नहीं जागा। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा दिल किसी और का है। मुझे पता है मेरी दीदी है ही इतनी सुंदर, हर कोई उस पर मर मिटता। और रही तुम्हारे एहसास की बात तो जीजा जी के साथ तुम्हारा प्यार 8 साल का था। सब भूलने के बाद भी वो याद रह गया आपको। वो गाना है ना, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बहुत बातें आती है तुझे, बचपन से ऐसी ही है कि अब हो गई है। पायल ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसी ही थी बचपन से पर तुम्हारे जाने के कारण शांत हो गई थी। घर में अजीब सी शांति छाई रहती थी। लगता था मानो सभी अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ मर गए। आज तेरे आने से फिर जिंदा हो गए हैं। माँ भी यहाँ हमारे साथ सोना चाहती थी पर उन्हें तुम्हारे जाने के बाद दिल की बीमारी हो गई थी। सो ज़्यादा देर तक उन्हें जगी रहना उनके लिए ठीक नहीं है। सो मैंने उन्हें पापा के साथ सोने भेज दिया। एक बात बताओ, ये नीरज चरित्र का कैसा है? क्या इसका कोई अफेयर हो सकता है? दीदी कोई और होता, यहाँ तक कि भैया के बारे में भी मैं गारंटी नहीं लेती पर जीजा जी की पूरी गारंटी लेती हूँ। दीदी तुमने ही बताया था कैसे कॉलेज में तुम्हारे चक्कर लगाया करते थे, फिर तुमसे शादी करने के लिए पापा का दिया हर काम पूरा किया। ऐसा बंदा किसी और की तरफ क्यों देखेगा? हाँ तू एकदम सही कह रही है। बहुत रात हो गई है, चल अब सो जाते हैं। पायल ने पिंकी के गाल खींचती हुई कहा। उसे रिया की याद आ रही थी। नीरज और शेखर भी काफ़ी देर रात तक बातें करते रहे। नीरज पायल के वहाँ रहने के दौरान जो कुछ भी हुआ सब जानना चाहता था। शेखर ने सब बताया। नीरज ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप पायल को पसंद करते हैं? शेखर आश्चर्य से, हाँ मैं पसंद करता हूँ पर आपकी पायल को नहीं, अपनी सलोनी को। पर सलोनी ने कभी मुझे इस नज़र से नहीं देखा। आपसे एक बात कहूँ, देखिए हर शादी में झगड़े होते हैं लेकिन झगड़े हद से बढ़ जाए तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता।
मुझे पता है कि आपकी शादी में भी कुछ ऐसा ही था जिस कारण इसने ये कदम उठाया। अगर आप दोनों खुश नहीं हैं तो तलाक ले लीजिए। आपको किसने कहा कि हम खुश नहीं थे? हाँ, कुछ बातों के कारण थोड़ी नाराज़गी थी, पर इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो ऐसा कर। आप मेरी पायल को जानते ही नहीं हो। वो कॉलेज में प्रोफेसर थी और जाने कितने मसले हल करती थी। उसके कॉलेज जाकर पता करना कभी कितनी स्ट्रांग थी वो। ऐसी लेडी सुसाइड नहीं कर सकती। ज़रूर कुछ हुआ था उसके साथ जो उसके होश आने पर ही पता चलेगा। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्या पता चला कि जो आप मुझ पर किसी और से रिश्ता रखने की बात कर रहे हैं? पायल भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। देखिए, ये आपके और सलोनी के बीच की बात है, वो खुद बता देगी। मैं तो बस यह कह रहा हूँ, वो अपना पास्ट भूल गई है तो तुम भी भूल जाओ और नई ज़िंदगी शुरू करो। थैंक यू जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए। मेरी ड्यूटी अभी आपके शहर में ही है, मिलते रहेंगे। हाँ ज़रूर। अगली सुबह शेखर नाश्ता करने के बाद पायल से बोला, अच्छा सलोनी, अब चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं भी पागल हूँ, इतने लोग हैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। कभी टाइम निकाल कर मिलने आ जाना। ठीक है, तुम भी घर पहुँच फ़ोन कर देना, पायल बोली। शेखर नीरज के पास गया और धीरे से बोला, अगर मुझे पता चला कि ये खुश नहीं है तो मैं इसे ले जाऊंगा। सच कहता हूँ, इसलिए इसे खुश रखना। नीरज बोला, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। नीरज कुछ दिन पायल के घर में ही रुका। पायल के साथ काफ़ी समय बिताया, उसे हर उस जगह घुमाया जहाँ वो जाया करते थे। पर पायल को कुछ याद नहीं आया। वो पायल के साथ कॉलेज गई। पायल से मिलकर सब खुश हुए। नीरज ने किसी को बताया नहीं कि उसे कुछ याद नहीं है। वो उसे घर से सबकी तस्वीर दिखा कर लाया, सो उसे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई और किसी को पता भी नहीं चला। बदकिस्मती से उसे टॉनी ने देख लिया। वो परेशान हो गया। अगर इसने पुलिस को सब बता दिया तो उसने अपने गुंडे दोस्तों को बुलाया और कहा मार देना। अगर बच गई तो हम में से कोई ही नहीं बचेगा। इतना कहकर वो दो लोगों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। पायल बहुत खुश थी। उसे लगा उसकी लाइफ बहुत खुशनुमा थी, उसकी इतनी फ्रेंड्स थी। उसने महसूस किया कि नीरज उसे प्यार करता है, उसकी पसंद नापसंद सब जानता है। उसे अब नीरज अच्छा लगने लगा था। नीरज उसे घर छोड़कर रोहन से मिलने हॉस्पिटल गया। रोहन उसे देखते ही बोले, 2 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और आप याद आ रही है मेरी। हाँ भाई, अब बीबी आ गई, दोस्त से क्या लेना, रोहन ने हंसते हुए कहा। यार तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार, क्या उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है जब पायल यहाँ आई थी और वो गलतफहमी हुई थी? होनी तो चाहिए। चलो कंट्रोल रूम में जाकर चेक करते हैं, रोहन बोला। दोनों नीचे कंट्रोल रूम में जाते हैं और उन्हें सीसीटीवी दिखाने के लिए कहते हैं। वो बोला, सर हमारा सिस्टम बहुत एडवांस है, इसमें कई सालों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आप डेट बताइए, हम दिखा देते हैं। डॉक्टर, स्टाफ रूम, 3rd फ्लोर की पिछले साल 12 जून की रिकॉर्डिंग दिखाओ। सिक्योरिटी मैन जल्दी से रिकॉर्डिंग बैक करने लगा। तभी नीरज और पायल को 2 दिन पहले की फुटेज दिखी। उसने वो फुटेज दिखाने को कहा। वो ध्यान से देखने लगे। उस वक्त पायल और शेखर रोहन का वेट कर रहे थे तो माक्षी आए। फिर माक्षी के जाने के बाद सिमी आई। सिमी की बातें सुनकर रोहन और नीरज हैरान रह गए। उन्होंने ये वीडियो फ़ोन में सेंड कर लिया। उसके बाद साल पहले का वीडियो जिसमें रोहन माक्षी के साथ गेम खेल रहा था और फिर खेल खेल में नीरज को प्रपोज करने की सज़ा देते हैं, उसे भी अपने फ़ोन में सेंड कर लिया। वापसी में नीरज बोला, मुझे नहीं पता था कि सिमी ये सब बोलेगी। मुझे शेखर और पायल की बातों से लग तो रहा था कि कुछ बात है, पर पता नहीं थी कि ये बात होगी। समझ नहीं आता सिमी ऐसा क्यों करेगी। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, भला वो माक्षी से मेरे चक्कर की बात क्यों कर रही थी। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। हॉस्पिटल के हर अफेयर का मुझे पता होता है, तेरा तो कभी नाम ही नहीं आया। और फिर सिमी तो माक्षी की बेस्ट फ्रेंड है। चलो सिमी से पूछते हैं। दोनों नर्स रूम के पास सिमी की ड्यूटी के बारे में पूछकर वहां गए। सिमी उन्हें देखकर घबरा गई और ड्यूटी का बहाना करके जाने लगी तो रोहन ने रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है, हमें बस ये बता दो, तुमने पायल से जो भी कहा क्यों कहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कौन पायल? मैं किसी को नहीं जानती, सिमी ने कहा। अच्छा, तो तुम डॉक्टर नीरज और माक्षी को तो जानती ही होगी, जब उनके अफेयर के बारे में जानती हो। कुछ हमें भी बताओ, हमें भी। अरे दोस्त के अफेयर का पता चले, रोहन ने कहा। मुझे किसी अफेयर के बारे में नहीं पता, आप मेरा टाइम ख़राब न करें।
तब नीरज ने वीडियो ऑन कर दिया। आवाज़ सुनते ही सिमी घबरा गई, उसका रंग उड़ गया। वो सोच में पड़ गई। देखो हमारे पास सारा वीडियो है, हमें बताओ क्यों किया, नहीं तो तुम पर मानहानि का केस कर देंगे, फिर नौकरी भूल जाना, रोहन ने डराया। सिमी रोने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माक्षी ने कहा था वो डॉक्टर नीरज को प्यार करती है। देखो तुम माक्षी को भी बता देना, अगर फिर ऐसी बात सुनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, रोहन बोला। वे दोनों फिर बाहर आ गए। नीरज बोला, मुझे सिमी और माक्षी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पायल से मतलब है। मैं चलता हूँ, उसे समझाता हूँ। नीरज जल्दी से घर पहुँचकर पायल को सब बताना चाहता था। वो अभी आधे रास्ते में पहुँचा था कि फ़ोन बजने लगा। उसके हॉस्पिटल से फ़ोन था। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर, एक एक्सीडेंटल केस है, सर्जरी चल रही है, बोथ लेग्स हैव मैनी फ्रैक्चर, वो आपको ही देखने पड़ेंगे। ओके मैं आता हूँ। नीरज ने कार उस तरफ मोड़ ली। नीरज ने कार अपने हॉस्पिटल सीकर की शहर मोड़ ली। पायल बैठी माँ से बातें कर रही थी। तभी पिंकी आई, बोली, दीदी चलो स्वीट चाट से चाट खाकर आते हैं। जब से तुम गए मैंने चाट खाना ही छोड़ दिया। अरे इसे कुछ देर तो मेरे पास बैठने दे, अब ये यहीं है तो फिर कभी खा लेना चाट, माँ ने कहा। अब यहीं है तो फिर कभी बात कर लेना, आज मेरा मूड है तो मैं आज ही खाऊंगी, पिंकी बोली। फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकली। बाहर टोनी का आदमी जो निगरानी कर रहा था उसकी एक्टिवा के पीछे लग गया। बाजार पहुंचकर उसने टोनी को फ़ोन कर दिया। पायल और पिंकी चाट खाकर बाजार से छोटा मोटा सामान खरीदने के बाद वापस आ रही थी कि पीछे से आती एक कार ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी। वो दोनों उछलकर दूर गिरी, उनका सामान सड़क पर बिखर गया। कार देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोग कार का नंबर तो क्या रंग भी न देख पाए। जल्दी से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उनके फ़ोन से उनके पापा को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उनके पापा और भैया वहां पहुंच गए। नीरज को फ़ोन लगाया पर उसने उठाया नहीं। उनके भाई पंकज ने बहुत बार फ़ोन लगाया पर किसी ने उठाया नहीं। रोहन भी आ गया था। उसने अंदर जाकर उनका हाल चाल पूछा, फिर बाहर आके पंकज को बताया, डरने की कोई बात नहीं है, दोनों खतरे से बाहर है। पिंकी की बाह में फ्रैक्चर हुआ है और पायल को थोड़ा सा रगड़ें वगैरह लगी है। समझ नहीं आता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। पुलिस आई थी, हिट एंड रन का केस बता रही थी। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर इंस्पेक्टर समीर को शक हो रहा था कि पायल के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। वो हर पॉइंट की जांच कर रहे थे, पंकज ने बताया। नीरज को बताया, रोहन ने पूछा। फ़ोन किया था, उठाया नहीं जीजा जी ने, कहीं बिजी होंगे। अंकल आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी नाइट की शिफ्ट है तो मैं इन दोनों को देखता रहूँगा, ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना, रोहन कहकर चला गया। साहिल रात 8 बजे ऑपरेशन थिएटर से निकला। कपड़े बदल कर उसने फ़ोन उठाया तो पंकज और रोहन की 20 मिस कॉल देखकर घबरा गया। उसने पंकज को फ़ोन किया, हेलो छोटू क्या हुआ, मैं सर्जरी कर रहा था, अभी आकर फ़ोन देखा। जीजा जी आप जल्दी आ जाइए, दीदी और पिंकी का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ सिटी हॉस्पिटल में है। क्या अभी सुबह तो ठीक ठाक घर छोड़कर आया था उसे मैं। अच्छा चल मैं आता हूँ, नीरज ने अपने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किया और चल पड़ा। नीरज ने 2 घंटे का रास्ता 1 घंटे में तय किया। वो जल्दी से इमरजेंसी वार्ड पहुंचा। तब तक पिंकी और पायल को होश आ गया था। दोस्तों कहानी का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। कहानी को आगे भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।